शुक्रिया व्योमेश जी। मित्रों, मेरे बाद हिंदी के दो प्रखर व्यंग्यकारों को बोलना है, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। तो मेरे भाषण पर अगर इसके बाद उस तरह का कोई व्यंग्य आए तो अनसुना कीजिएगा, क्योंकि हिंदी वाला मैं ही हूँ औपचारिक रूप से, आप दोनों अंग्रेजी वाले हैं। अपनी औपचारिक शिक्षा में अशोक जी और हरीश जी दोनों अंग्रेजी वाले हैं, और ये तो नागरिक प्रचारणी की सभा है, रोमन प्रचारणी तो है नहीं। दोस्तों, नागरिक प्रचारणी की जो स्थिति है उसको देख के जहन में उन सुखांत कहानियों का अंत याद आता है कि जैसे इनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरें। और जब मैं सब कहता हूं तो आप इस सब में देश को भी शामिल कर सकते हैं, ऐसे ही देश के दिन फिरें। और ये जो दिन फिरना है ना, वो अच्छे दिनों का व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो नागरिक प्रचारणी सभा का कायाकल्प हुआ है उसका प्रमाण तो एक प्रमाण ये हमारे सामने रखे हुए 3 प्रकाशन हैं जिन पर आज हम लोगों को बातचीत करनी है। और इसमें सबसे पहले मैं नागरिक प्रचारणी पत्रिका की चर्चा करूंगा। हालांकि बाद में जिन 2 पाठों की चर्चा करूंगा वो मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं उसकी प्रतियां खरीद कर अपने दोस्तों को गिफ्ट कर रहा हूं, तो उस पर हम बाद में आएंगे। ये जो पुनर्जन्म है नागरिक प्रचारणी पत्रिका का, सभा ने इसको उचित ही हिंदी की सबसे पुरानी शोध पत्रिका कहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर कोई पत्रिका आत्म परिचय शोध पत्रिका के रूप में देती है तो ये एक तरह से अपने को बदनाम करने जैसी बात है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शोध के बारे में मेरी धारणा कोई खराब है या शोध के बारे में सामान्य रूप से धारणा खराब हो, ये दोनों बातें नहीं कह रहा हूं मैं। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि शोध को बहुत गिनती के पाठक मिलते हैं और उसकी वजह बहुत साफ है। जो शोधार्थी हैं वही शोध आलेखों में और शोध पत्रिकाओं में रुचि लेते हैं, और शोधार्थी अपने शुरुआती दौर में बहुत तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दायरा संकरा होता चला जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। फिर जब जिस एक विषय पर काम कर रहे हैं उससे संबंधित चीज़ें ही देखना, उससे संबंधित चीज़ों को ही इकट्ठा करना, ये उनका काम हो जाता है। ऑगडेन नैश की एक कविता है, ए स्ट्रेंज केस ऑफ एन एंटोमोलॉजिस्ट, उसमें मिस्टर सग्स हैं जो कीट विज्ञानी हैं। तो नैश कहते हैं कि कीट विज्ञानी होने का मतलब ये हुआ कि उन्हें दुनिया की किसी और चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, और कीट विज्ञान में भी सिर्फ जुगनुओं के बारे में वो काम करते थे। तो कुछ नहीं पता था वो इस हद तक कि वो इबिड और एनोनिमस का फर्क भी नहीं जानते थे। कविता बड़ी दिलचस्प है, लेकिन उसके आगे की चीज़ नहीं बताऊंगा। तो ये शोधार्थी की स्थिति होती है। इसलिए जाहिर सी बात है कि अगर आप शोध आलेख लिख रहे हैं तो ये मानकर चलें कि उसको बहुत ही कम पाठक मिलने वाले हैं। और दूसरा कारण ये है कि ये जो हमारे पेशे में, मैं पढ़ाने के पेशे में हूँ, हमारे पेशे में जो एक एपीआई स्कोर का चक्कर आया है, उसके बाद से इतनी शोध पत्रिकाएं सामने आ गई हैं, विचित्र नाम है उनके। कोई शोध गगन है, कोई शोध पवन है, कोई शोध भूमि है, कोई शोध आकाश है। मतलब इस तरह के नामों से भरमार हो गई है पत्रिकाओं की। और उनमें आप देखेंगे कि एक पुस्तक की समीक्षा लिखी गई है, लेकिन उस समीक्षा में पृष्ठ संख्याएं कोष्ठक में बताई जा सकती हैं, पर वो पाद टिप्पणी में बताई गई हैं, क्योंकि शोध आलेख में पाद टिप्पणी होनी चाहिए। और फिर एकाध संदर्भ कोई
अशोक वाजपेयी, हरीश त्रिवेदी जैसे विद्वान का आ गया है, और इस तरह वो समीक्षा शोध आलेख में तब्दील हो गई है। 1200 शब्दों के, 1500 शब्दों के शोध आलेख, इन पर हमारी पदोन्नतियां हो रही हैं। हम मास्टरों मास्टरानियों की, जिनको मैं मॉन्स्टरों मॉन्स्टरानियों कहता हूं, हमारी पदोन्नति इस पर निर्भर है। तो इस वजह से शोध पत्रिका सुनते ही एक बारगी आपको यह लगता है कि शायद ऐसी ही किसी चीज से आपका सामना होने जा रहा है। अच्छा, इससे यह भी हुआ है कि हमारी पीढ़ी के लोग जब आलोचना लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि किसी तरह उसे शोध आलेख का रूप दे दिया जाए। और नामवर जी के दौर में ऐसा नहीं होता था। वो जब शोध करते थे तो शोध करते थे, जब आलोचना करते थे तो आलोचना करते थे। वो किसी गाने की लाइन है ना कि जब प्यार किया तो प्यार किया, जब नफरत की तो नफरत की। तो कोई मिलावट नहीं थी, और इसीलिए हम लोग एक चीज़ पर बहुत हंसते थे। बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि ये गलत था हंसना, कि नामवर जी के एक लेख की पहली लाइन है कि जैसा कि एक आयरिश लेखक ने लिखा है। तो आयरिश लेखक कौन है, किस किताब में लिखा है, कुछ नहीं। लेकिन बाद में यह समझ में आया कि उस आयरिश लेखक की उस बात से मतलब था लेख को और लेखक को। अगर ज़रूरत होती उस आयरिश लेखक का नाम जानने की और उसकी किताब की पृष्ठ संख्या जानने की, तो वो भी बता दी जाती। लेकिन शोध आलेख और आलोचना, इनको उन लोगों ने बिल्कुल अलग रखा, जो कि हमारी जनरेशन में नहीं हो रहा है, अगर वो मॉन्स्टरों मॉन्स्टरानियों वाले पेशे में है तो ये कुल मिलाकर शोध पत्रिका के नाम से जो एक विरक्ति होती है उसका कारण बता रहा हूं। लेकिन नागरी प्रसारणी पत्रिका की विशेषता यह है कि इसमें आलोचना और समीक्षा को शोध आलेख बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। इस पूरी 450 पृष्ठों की पत्रिका में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े रेंज में वो शोध आलेख हैं। वो साहित्य से संबंधित भी हैं, जाहिर है कि उनका हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, जो कि हिंदी में लिखे जाने वाले लेखों का होना चाहिए। इसके अलावा कलाएं हैं, लोक साहित्य है, समाज विज्ञान है, जेंडर अध्ययन है, ज्ञान परंपरा है, इनसे संबंधित बहुत सारे लेख आपको इसमें मिलते हैं। और जो शुद्ध शोध हैं और शोधपरक आलोचना के उदाहरण हैं, ये दोनों उम्दा हैं। इनको स्तरीय उदाहरण हम कह सकते हैं। मैंने लगभग सरसरी तौर पर पूरा देखा है, पूरा पढ़ने का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ हिस्से मैंने पूरे पढ़े हैं। मसलन शोधपरक आलोचना में शुभनीत कौशिक, विनोद तिवारी, गरिमा श्रीवास्तव, इनके लेख हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो मुकम्मल तरीके से लिखे गए लेख हैं और अच्छे लेख हैं। लोक साहित्य वाला एक हिस्सा है जो बड़ा रोचक है, और उसमें धनंजय सिंह का लेख है जो कौवा हंकनी, सती कौवा हंकनी की कहानी पर केंद्रित है, और उसकी एक तरह से व्याख्या करने की कोशिश करता है वो लेख। उस लेख की उठान बहुत अच्छी है, जो वो जिस तरह शुरुआत करते हैं और इको फेमिनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं, वह सब स्तरीय है। लेकिन उसके बाद जहाँ वो सती कौवा हंकनी की कहानी में प्रतीकार्थ ढूंढने लगते हैं, वहाँ समस्या खड़ी होती है। ये जो प्रतीकार्थ ढूंढने वाला काम है, मुझे लगता है कि अक्सर जो शोधपरक आलोचना वाले लोग हैं वो इसमें फंसते हैं। मैंने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं। मेरे ही पैनल में शामिल नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक बार शमशेर की उषा कविता का प्रतीकार्थ बताना शुरू किया। पहली बार मुझे पता चला कि वो कविता बिंब केंद्रित नहीं है, प्रतीक केंद्रित है। और चूंकि वो शमशेर की है तो उषा को उन्होंने लाल सवेरा में बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस कविता का ये प्रतीकार्थ है कि एक नई सुबह होगी जिसमें दुनिया बदली हुई होगी। तो ये प्रतीकार्थ ढूंढने का जो काम है, ये बड़ा रिस्की हिस्सा है, बड़ा रिस्की जोन है ये, जिसमें धनंजय सिंह भी फंसे हैं। तो सती कौवा हंकनी कहानी के हर पात्र को, हर प्रसंग को किसी प्रतीक के रूप में पढ़ना और वो प्रतीकार्थ तय कर देना, इस कोशिश में वो लेख जिस संकल्प के साथ और जितनी उम्मीद जगाकर शुरू हुआ था, उस पर खरा नहीं उतरता है। इसके बाद इस संकलन में विऔपनिवेशिकता की सैद्धांतिकी के सहारे किसी विलुप्त भारतीयता की प्रतिष्ठा करने वाले लेख एकाधिक हैं। ज्ञान परंपराओं वाला एक पूरा हिस्सा है जिसमें अभय कुमार दुबे, तृप्ति श्रीवास्तव, अंबिका दत्त शर्मा, इनके लेख
उसी भारतीयता की प्रतिष्ठा करने वाले हैं। विडंबना क्या है कि जहां औपनिवेशिक ज्ञान परंपरा से प्राप्त प्रविधि का उपयोग इस विऔपनिवेशिकता के लिए किया गया है, वहीं वो लेख संतोषजनक बन पाए हैं। यानी आपको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आप सहमत हों या असहमत हों, कम से कम ये लेख कायदे का है। मैं ये बात कह सकता हूं अभय दुबे के लेख के संबंध में, असहमतियां हैं पर वो लेख कायदे का है। लेकिन जहां ऐसा नहीं हुआ है, यानी औपनिवेशिक ज्ञान परंपरा से प्राप्त जो प्रविधियां हैं उनका उपयोग करके लेख नहीं लिखा गया है, वहां लेख निराशाजनक हैं। तो विडंबना इसमें यह है कि ये कुछ ऐसा लगता है जैसे आप तर्क का उपयोग करके तर्क की अवैधता साबित करना चाहते हैं। हमारी परंपरा में इसी को वदतो व्याघात कहा गया है। और इस वदतो व्याघात का निदान क्या है? निदान यह है कि आप सांस्कृतिक सापेक्षतावाद की फिसलन से अपने को बचाएं और यह माने कि ज्ञान परंपरा में कई चीजें सार्वभौमिक महत्व की होती हैं। मतलब इसका नहीं है कि वो कहां पैदा हुआ, इस भूमंडल के किस हिस्से में वह पैदा हुआ, यह बहुत मायने नहीं रखता। उसका सार्वभौमिक महत्व होता है। इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है उस भारतीयता की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त उत्साह में जो लोग हैं वो नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो ये मुझे अंबिका दत्त शर्मा वाले लेख में भी लगा, और जाहिर सी बात है कि अभय दुबे और तृप्ति के लेख में भी ऐसा लगा। जैसे अंबिका दत्त शर्मा के लेख किस्से में एक उदाहरण दूंगा। ये जहां शुरू होता है बहुत ही उम्मीद जगाने वाला लेख है, क्योंकि इसका शुरुआती संकल्प मैं आपको वो हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसको पढ़ के ये लगता है कि हाँ, आगे बहुत काम की चीजें हमें मिलने जा रही हैं। 252 यह हिस्सा है, संप्रति पूरी दुनिया में देशजता और अपनी अपनी ज्ञान परंपराओं से जुड़ने की जो आत्मचेतना दिखाई पड़ रही है, वह वास्तव में आधुनिक सभ्यता के वर्चस्वशाली सर्वग्रासी पूर्व पक्ष की प्रतिक्रिया में उत्पन्न एक प्रतिचेतना ही है। आजकल भारत में भी यह प्रतिचेतना अतीत की उपलब्धियों और भारतीय ज्ञान परंपरा के अतीत संग्राही महिमामंडन में बड़े जोर शोर से क्रियाशील हो उठी है। यह बात अलग है कि इस सजगता के विस्फार में ज्ञान निष्ठा कम और राजनीतिक निष्ठा अधिक है। वो मैं बार बार निष्ठा को विष्ठा पढ़ रहा था। जब ज्ञान निष्ठा पर राजनीतिक निष्ठा हावी हो जाती है, तो ज्ञान परंपराओं के पुनराविष्कार और उसके माध्यम में से साझी सामुदायिक अस्मिता के अंगीकार जैसी पवित्र पहल भी पहचान की राजनीति का शिकार हो जाती है। ऐसे में पहचान आधारित ज्ञान की राजनीति को दरकिनार करते हुए औपनिवेशिक आवरणों से आवृत्त भारतीय ज्ञान परंपरा के सर्वसमावेशी, जीवंत और संवर्धनशील स्वरूप को अनावृत करने की आज महती आवश्यकता है। इस संकल्प के साथ ये लेख शुरू होता है, लेकिन आगे आप ये पाते हैं कि ये लेख आपसे इसलिए अपनी सारी बातें मान लेने कहता है कि हम हैं ना, ये मैंने कहा है। तो किसी बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रमाणन गायब है पूरे लेख से। ये मुझे लगा कि अंबिका दत्त शर्मा के लेख में एक समस्या है, जो वही समस्या है जब आप औपनिवेशिक ज्ञान परंपरा से प्राप्त प्रविधि का पालन नहीं करते हैं, तब हमारे सामने आती है। तो ये जो फर्क है ज्ञान परंपराओं वाले सेक्शन में, इस पर मेरा ध्यान गया। कुछ मायनों में ऐसी ही निराशा, यद्यपि इसके मुकाबले बहुत कम डिग्री में, मुझे अंक के आखिरी हिस्से में छपी हुई बातचीत से हुई। ये बहुत अच्छी बातचीत है कुल मिलाकर, और उदयन वाजपेयी की बहुत सारी अंतर्दृष्टियां उनके गहन अध्ययन के साथ मिलकर जिस तरह सामने आई हैं, वो प्रभावित करती है। मसलन वो भारतीय कला रूपों में स्ट्रक्चर न किए जाने की जो बात कहते हैं, वो बहुत कन्विंसिंग है। हालांकि वहाँ भी बहस हो सकती है, वहाँ आप ये सवाल उठा सकते हैं कि जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर को तोड़ने के उदाहरण हैं, और तोड़ना इस बात का प्रमाण है कि स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के न होने का प्रमाण नहीं है। अगर नियम है तभी नियम तोड़े जा रहे हैं, अगर संरचना है तभी संरचना तोड़ी जा रही है। तो ये मुझे लगा कि ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है, समस्या कहाँ है?
समस्या ये मानने में है कि पश्चिम के मुकाबले भारतीय परंपरा में जीवन को भी स्ट्रक्चर नहीं किया जाता। वो सिर्फ कला रूपों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं हम अपनी परंपरा में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं करते, न जीवन को न कलाओं को, और यह बड़ा दिलचस्प फर्क है। अब आप देखिए कि ये कहते हुए उदयन जी के मन में भी ये प्रश्न नहीं आता और किसी प्रश्नकर्ता के सामने की ओर से भी ये प्रश्न उठाया नहीं जाता कि अगर ऐसा है, अगर जीवन स्ट्रक्चर नहीं किया गया है भारतीय परंपरा में, तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? यह चातुर्वर्ण्य जो इतनी मजबूत संरचना है कि आज तक आप उस संरचना से लड़ रहे हैं और उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। और यह सिर्फ मजबूत संरचना नहीं है, बेहद हिंसक है। जिस स्ट्रक्चरल वायलेंस की हम बात करते हैं जाति व्यवस्था में, वो यहीं से पैदा हुई है। तो यह सवाल क्यों नहीं उनके सामने रखा गया, या स्वयं उदयन के मन में यह सवाल क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कि ये प्राथमिकताओं का फिर मामला है। ये आपकी प्राथमिकताओं से तय होता है कि ये इस तरह के सवाल आपके जहन में पैदा होंगे या नहीं होंगे। और अगर ये सवाल पैदा होते तो फिर इस तरह का जनरलाइजेशन नहीं हो सकता था कि जीवन में भी और कला रूपों में भी हम स्ट्रक्चर नहीं करते हैं और यही हमारी भारतीय परंपरा की विशेषता है। तो ये मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अगर नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के इस अंक में भारतीयता के इस अतिरिक्त आग्रह को, जिसे मैं दुराग्रह कहूँगा, उसकी अनदेखी करें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर इसकी अनदेखी शायद नहीं की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये हिस्सा पढ़ते हुए नामवर जी का एक व्याख्यान याद आया। वो अब तो छपे हुए व्याख्यान हैं सारे, तो 1997 का व्याख्यान है, जिसमें भारतीयता की दो तरह की समझ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चंद्र कुमार बर्तवाल की एक कविता है। कविता यह है कि बिल्ली और चूहे दोनों की प्रार्थनाएं भगवान की तरफ चली। बिल्ली की प्रार्थना थी कि प्रभु मैं भूखी हूं, और चूहे की प्रार्थना थी कि प्रभु मेरी रक्षा करो। तो दोनों प्रार्थनाएं जब ईश्वर की तरफ चली तो बीच रास्ते में ही बिल्ली की प्रार्थना ने चूहे की प्रार्थना को दबोच लिया। तो भारतीयता की जो दो समझ चल रही है, नामवर जी उसके बारे में कहते हैं कि इनमें से कौन किसको दबोच लेगी ये अभी भविष्य में देखना है। लेकिन ये लगभग 30 साल पहले का व्याख्यान है और मुझे लगता है कि वो दबोचा जा चुका है, क्योंकि सत्ता में बिल्ली है। तो जो भारतीयता की दूसरी समझ है उसको दबोचा जा चुका है। और ये मुझे अचानक इस पूरे जिस अनुपात बोध की मैं बात कर रहा हूं, इससे मुझे यह ध्यान में आया। अब मैं इन दो और प्रकाशनों की बात कर रहा हूं, कविता क्या है और पंच परमेश्वर। आप पीछे भी इसको देख ही रहे हैं। यह अद्भुत है। मैं एक शब्द में अगर मुझे कहना होगा तो मैं कहूंगा कि अद्भुत प्रकाशन है। मेरे एक संपादक मित्र पीछे बैठे हुए हैं, सत्यानंद निरुपम। मैं स्वयं भी संपादन से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे एक और संपादक मित्र हैं जोसेफ मथाई, जिनकी चर्चा मैं कर रहा था अशोक जी अभी थोड़ी देर पहले। तो जोसेफ संपादक के बारे में कहते हैं कि उसका एक ही सूत्र है, लेखक के लिए हाजिर, पाठक के लिए गैर हाजिर, पाठक के लिए गायब। तो संपादक तो पाठक के लिए गायब होता है। आपके सामने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है, उसमें उसने क्या किया है ये आपको पता नहीं चलता। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की ताकत के बारे में, भाई उनके नाम पर एक युग है पूरा, हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि दरअसल वो टेक्स्ट के साथ क्या कर रहे होते थे। ये तकरीबन 125 साल के बाद हमारे सामने है, उन दस्तावेजों से निकल कर आया है जो नागरिक प्रचारिणी में कहीं एक किनारे कबाड़ की तरह पड़े हुए होंगे, और जहाँ से नागरिक प्रचारिणी सभा की टीम ने उसका उद्धार किया और उनको फैसिमिली जो उसका है वो प्रोडक्शन तो किया ही, स्कैन करके तो उसकी प्रतियां इसमें लगाई ही। वो शायद पढ़ना मुश्किल होगा। आप अगर उसकी तस्वीर खींच के उस तस्वीर को एनलार्ज करें तो पढ़ पाएंगे। और हम लोगों की आदत ऐसी हो गई कि पृष्ठ पर भी अगर कोई चीज़ कम दिखती है तो यूँ करने लगते हैं, फिर ध्यान आता है कि वो हम कागज़ पे हैं। तो मैंने एक आध बार वो कोशिश की और फिर छोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उसका पठनीय टंकित रूप भी उपलब्ध है। उस पठनीय टंकित रूप में मूल टेक्स्ट है और लाल में उन हिस्सों को काट कर उसकी जगह
वैकल्पिक रूप से जो संपादक ने लिखा है वो भी है। तो इस रूप में उसे पढ़ना एक अद्भुत उत्तेजक अनुभव था, और उसमें यह पता चलता है कि बतौर संपादक आप क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर से मैं अपने दोस्त का एक कथन उद्धृत करूं कि संपादक में सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। संपादक में भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए। उसके जहन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं जिसके लिखे हुए का संपादन कर रहा हूं उसका क्या कद है, या यह बात नहीं आनी चाहिए कि वो रचनाकार है और मैं तो बस संपादक हूं। यह अगर उसके जहन में आया तो संपादन का काम नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि किन दो लोगों का संपादन हो रहा है। ये भविष्य के इतने बड़े रचनाकार होने जा रहे हैं कि एक के नाम पर आलोचना का युग तय होगा, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, और दूसरे के नाम पर कथा साहित्य की विकास यात्रा में युग तय होगा, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। ऐसे रचनाकारों की चीजों को महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादित कर रहे हैं, और ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों में संपादित कर रहे हैं जहां आप अचानक चौंक जाते हैं कि अरे ये पंच भगवान नाम था कहानी का, पंच परमेश्वर। कितनी अद्भुत शब्द मैत्री है ना। आप इसको पढ़ते हैं आपकी जुबान पर चढ़ जाता है, ये मुहावरा बन गया। हो सकता है पति परमेश्वर चलता हो पहले से, उससे इसका कुछ संबंध हो पकार वाला, लेकिन ये प्रेमचंद के जहन में तो नहीं आया, यह तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जहन में आया। तो ये बहुत गजब का अनुभव है इन हिस्सों को पढ़ना। ये ध्यान रखें कि यह हिंदी के मानकीकरण का समय चल रहा था। मानकीकरण तो अभी भी चल रहा है हिंदी में। बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग वैविध्य बहुत ज़्यादा हैं। मानकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम नेसेसरी एविल की तरह देख सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, कई जगह वो बहुत नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह वहाँ होती है जहाँ प्रयोग वैविध्य में आप शब्द संपदा के भीतर भी कतर ब्योंत करते हैं। तो इतने बड़े मध्य भारत में जहाँ बहुत तरह की बोलियाँ बोली जा रही हैं और जिसकी शब्द संपदा बहुरंगी है, उसमें से आप छांट कर एक दो शब्दों को मानक मान लेते हैं। ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया, जो कि मुझे लगता है हिंदी के विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन मानकीकरण का एक दूसरा पहलू है कि वर्तनी के मामले में, क्रियापदों के मामले में जो वैविध्य चल रहा है, अगर वह वैविध्य चलता रहेगा तो इतने बड़े प्रदेश की एक भाषा जिसको साहित्यिक और प्रशासनिक सभी कामों में उपयोग में लाया जाना है, वह भाषा बन नहीं पाएगी। इसलिए आप पाएंगे कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का काम कितना महत्वपूर्ण है। और ये याद रखें कि इस मानकीकरण में जो जाहिर सी बात है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की उस आत्मविश्वास की वजह से संभव हो पाया, इस मानकीकरण में द्विवेदी किस तरह की भाषा का आदर्श सामने रखते हैं। अगर आप आंशिक रूप से देखें, चलते चलाते कहीं एक जगह नजर डालें, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जिसमें यह लगे कि वो हिंदी को अधिक संस्कृतनिष्ठ बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल उसी हिस्से में किसी और वाक्य को देखें तो वहां अरबी फारसी रूट से आया हुआ कोई शब्द मिल जाएगा। जैसे मैंने पंच परमेश्वर में गौर किया कि एक जगह दोस्ती शब्द को काटकर मित्रता कर दिया है उन्होंने, और उसी वाक्य में ठीक आगे ये, मुझे बस इजाजत दीजिए एक बार खोल लेने की, मैं समय ज्यादा ले रहा हूं लेकिन खत्म कर दूंगा जल्दी। हां, इसी वाक्य में जब दोनों मित्र बाल्यावस्था में थे, ये जो वाक्य का उत्तरार्ध है, यहां वो बाल्यावस्था को काटकर बालक ही थे ये शब्द डालते हैं। और जहां दोस्ती को काटकर उन्होंने मित्रता किया, उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उसके ठीक पहले का वाक्य है, यही मित्रता का मूल मंत्र था। तो चूंकि मित्रता शब्द आया है एक वाक्य पहले, उसके साथ एक तालमेल बिठाना है, भाषा की एक लय बनती है, इसलिए दोस्ती को काटकर उन्होंने मित्रता किया। एक जगह मैंने देखा कि ईश्वरीय न्याय कहानी में क्या है, कोई
फला चीज़ के, हाँ, दफ्तर के द्वार पर वही पुराना ताला लटका हुआ था। इसको काट कर वो करते हैं, दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लटका हुआ था। तो हम लोगों के जहन में एक छवि बन गई है कि हिंदी संस्कृतनिष्ठ थी और उसको वैसा बनाया जा रहा था, और जाहिर सी बात है कि बनाया जा रहा था तो उस समय के जो सोंटाधारी संपादक थे उनकी ही उसमें भूमिका रही होगी। पर ये पाठ इस बात का प्रमाण है कि द्विवेदी जी का भाषादर्श वैसा नहीं था। एक बात आखिरी, कविता क्या है के बारे में कहूँगा। कविता क्या है में आप देखेंगे कि इसमें 4 प्रारूप हैं। तो 4 प्रारूप, मुख्य रूप से आप कहिए कि 3 ही प्रारूप हैं, क्योंकि एक मूल लेख का संपादित रूप है जो प्रकाशित हुआ 1909 में, और उसके बाद 2 बार शुक्ल जी ने उसको बदला, और ये 1930 में जाकर अंतिम प्रारूप हमारे सामने आया जिसको हम कविता क्या है निबंध के रूप में पढ़ते हैं। क्लासिक निबंध है। इतने ज्यादा बदलाव हैं पहले प्रारूप में, इतने ज्यादा बदलाव हैं कि आप देखेंगे तो एक बार आपको भरोसा नहीं होगा कि पूरा पूरा पैराग्राफ काटकर संपादक अपनी ओर से पैराग्राफ लिख रहा है। लेकिन संभवतः महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऐसा करने का ही असर था कि शुक्ल जी को बार बार लगा कि कविता क्या है लेख की ओर लौटना पड़ेगा। वो लौटते रहे और आगे के 22 सालों में जाकर वो वहां पहुंचे जिसकी वजह से कविता क्या है निबंध को आप याद करते हैं। उस निबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है, जिसको हम शुक्ल जी की दी हुई कविता की परिभाषा के रूप में याद करते हैं, और मुझे लगता है कि काव्य लक्षणों के बारे में हम लोग अपनी क्लास में जो पढ़ाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है। वो ये कि जिस तरह आत्मा की मुक्ति को ज्ञान दशा कहते हैं, आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहते हैं, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहते हैं। और इस मुक्तावस्था की साधना करते हुए ही कवियों ने जो वाणी इतने समय तक हमारे सामने रखी है वह कविता कहलाती है। तो एक रसवादी आचार्य शब्द विधान करती आई है। एग्जैक्टली, व्योमेश को एकदम सही शब्द याद हैं। तो एक रसवादी आचार्य कविता की जो परिभाषा कर सकता है, ये उसका अंतिम रूप है, अंतिम परिष्कृत रूप। और आप ये गौर कीजिए कि हिंदी में रस के खिलाफ 40 के दशक में प्रयोगवादी कवियों ने और उसके बाद नई कविता के लोगों ने उसमें अज्ञेय मुख्य भूमिका निभा रहे थे, रस की धारणा को गलत माना। बहुत हद तक उनकी बातें सही थीं और उन्होंने ये कहा कि भाई रस तो आनंद है, लेकिन आज की कविता तनाव देती है, और तनाव हम देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिला वजह तनाव दे देती है, हम तनाव देना चाहते हैं। लेकिन आप गौर करेंगे कि किसी भी आचार्य, किसी भी कवि ने जो रस सिद्धांत से टकरा रहा है, उसने नगेंद्र को निशाना बनाया, शुक्ल जी को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि शुक्ल जी के यहां जो सूत्र है उससे टकराना मुश्किल है। हाँ, मतलब हृदय की मुक्तावस्था क्या है? हृदय की मुक्तावस्था अगर आप शास्त्रीय शब्दावली में देखें तो ये सद्गुण का मन पर प्रभाव है, जिसमें चित्त की एक ऐसी विशुद्धता आती है कि अपना और पराया का फर्क नहीं रह जाता। आप आनंद क्यों ले पाते हैं कविता में? क्योंकि आपको उसमें कुछ भी अपना और पराया नहीं लगता है। वो चित्त की विशुद्धता है, और इस चित्त की विशुद्धता के कारण ही कविता आपको पूरी दुनिया से जोड़ पाती है। तो हमारे आचार्यों के लिए, मतलब भरत मुनि से लेकर अभिनव गुप्त तक, उन सभी आचार्यों के लिए रस सिर्फ आनंद की चीज थी, लेकिन आचार्य शुक्ल ने उसको पूरी दुनिया से हमें जोड़ने के एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। ये एक उनका नया हस्तक्षेप था रस सिद्धांत में। आप पाएंगे कि वो तीसरे, शुक्ल जी के अपने तीसरे प्रारूप में जाकर सामने आ पाता है। तो एक व्यक्ति 22 साल 24 साल तक एक आइडिया के साथ संघर्ष करता रहता है, बार बार उसको लिखता है, और हर बार उसको लगता है कुछ छूट गया, और अंत में जाकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी बात कह दी है। हमारे सामने वो सभी प्रारूप हैं इस पुस्तक के माध्यम से, इसमें किए गए संपादन भी हैं। ये बात मुझे कमाल की लगी,
और इसीलिए मैं ये शुरू में ही मैंने कहा कि मुझे ये दोनों प्रकाशन तो विशेष रूप से प्रिय हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नागरिक प्रचारणी सभा का। आप सब लोगों ने ये कमाल का काम किया है और आगे करते रहिए प्लीज़। धन्यवाद। Thank you.